जी हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया करते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त जाहिर है पूरी दुनिया में ये चैलेंज है, और अब जो बात हमारा सवाल ये पैदा होता है कि सिंध में फाइजर जो कि बूस्टर वैक्सीन है, क्या उसकी कमी है, क्या उसकी किल्लत है, ये एक बहुत अहम सवाल आया। लेकिन उसके बाद जो है वजीरे सेहत बिल्कुल अजहर बच्चो साहिबा भी ये कह रही हैं कि कुछ लिमिटेड उसकी तादाद है, लेकिन उसको डिवाइड किया जा रहा है मुख्तलिफ मराकज़ में जो अस्पताल हैं जहाँ पर वैक्सीन लगनी है, और मरहलावार जो है ये वैक्सीन की जाएगी। इसी पर हम बात कर लेते हैं, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब। कासिम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कासिम साहब बहुत शुक्रिया। कासिम साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? बूस्टर फाइजर लगाने की तैयारी की जा रही है, कितनी तादाद में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं बूस्टर फाइजर्स? देखिए फाइजर इस वक्त बूस्टर के लिए आपके पास तो नंबर इन सेंस जब आप पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यकीनन आपके पास वो नंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो सिंध के अंदर रफली अबाउट 50% के करीब हम पूरी पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट किया है, जिसमें आपकी रूरल सोसाइटी भी आती है और अर्बन क्लस्टर्स भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास जो एडल्ट पॉपुलेशन का 50% वो नंबर है जो जिसने अभी तक अपना फर्स्ट शॉट भी नहीं लगवाया, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक शॉट लगवाया उसके बाद दे हैव मिस्ड देयर सेकंड शॉट। तो नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि हमारे पास अभी भी डिस्पाइट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एफर्ट्स, NCOC की एफर्ट्स, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों ने प्ले किया, मीडिया ने, कि आपने हर खबर में ये बात चलाई है। आपके हर खबर के बाद आप डिफरेंट मॉर्निंग शोज, इवन टॉक शोज के अंदर भी ये बात डिबेट में आई है कि आपने लोगों को समझाया है कि खुदा के वास्ते इससे बचना है, अपने आप को वैक्सीनेट, दूसरों को भी बचाना है। एब्सोल्युटली सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी फैमिली, अपना मोहल्ला, आपका शहर, आपका सूबा। तो उसके बावजूद भी अगर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो हमने ये इसलिए बात की कि आपका अर्बन क्लस्टर से ज़्यादा एक्सपोज इसलिए होता है कि एक तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और प्लस आपके जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो पहले आपके उस शहर में दाखिल होते हैं जहाँ पर एयरपोर्ट होता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे यहाँ रहें, हो सकता है किसी और इलाके के हों। बिल्कुल हो सकता है। अब कासिम सुमरो साहब, मेरा एक बड़ा अहम सवाल आपकी बात से आ रहा था कि हमने खुद भी बचना है, अगले को भी बचाना है, ख्याल भी करना है, बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी। बेसिकली अंडरलाइन ये है कि हमें अकल से काम लेना है, होश से काम लेना है। अब जरा हम बात आते हैं सिंध की, स्पेशली कराची की। ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कितने अफराद को अब तक वैक्सीनेशन लग चुकी है, इसका क्या सिनेरियो है? मैं ये बताऊँ कि आपके पास जो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें क्लोज टू 90% हमारे पास नंबर्स आते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मिसाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है आपका, डिस्ट्रिक्ट साउथ है। उसकी रीज़न ये है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्योंकि बड़े जो है ना वो CVCs थे, तो हो सकता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी आके उधर वैक्सीनेट हो गए। 97% ऑफ कोर्स एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन नहीं हो सकती। तो दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपके पास जो सिर्फ आपका जो स्लम एरिया है, जो स्लम क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर हालांकि हमने टीम्स भेजी हैं, हमने इन स्लम्स के लिए स्पेशल गाड़ियाँ रखी, मोबाइल वैक्सीन गाड़ियाँ रखी कि वो जाएं, उनमें लोगों को तरवीज करें। लेकिन एक तो ये नहीं हो सकता। दूसरा जो हमारे हाउस होल्ड खवातीन हैं, मर्दों ने जो बाहर निकलती हैं, वो तो उन्होंने जो है वो काम भी होते तो वो करवा लेते हैं। एब्सोल्युटली उन्होंने काम करवाया। दूसरा अगर सिम के बंद होने का खतरा, ऑफिसेज के अंदर रिक्वायरमेंट, आप किसी शॉपिंग, क्यों बहुत सारे लोग सिम बंद कर देते हैं लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऑफ कोर्स। तो ये था। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस मर्दों की जो काम वाले लोग हैं या वैसे ही अदरवाइज। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि क्या उन खवातीन के लिए जो घरों पर मौजूद हैं, कोई आप लोगों की ऐसी तैयारी है कि उनको घर पर वैक्सीन लगाई जाए? सर बिल्कुल ये तैयारी है नहीं सर, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन उसमें कितनी बड़ी तादाद की कवरेज अभी तक हो चुकी है जिनको आप वैक्सीन लगा चुके हैं? मेरा सर ख्याल, मैं आपको जैसे 50% का जो नंबर दे रहा हूँ ना, उसका मतलब ये है कि इन 50% में वो लोग जो ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, ट्रैवलिंग में हैं, इधर उधर जाना है, तो वो तो मोर और लेस वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन वो लोग वो खवातीन जो घरों में बैठी हैं ज़्यादातर, और उनका ये ख्याल है कि जी हम तो बाहर जाते नहीं हैं तो हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। तो दैट्स वाई अब वो अगर हमारी वैक्सीन टीम उनके घरों पे जाती भी है तो दे हैव एक्चुअली डिनाइड
کہ جی ہمیں ویکسین لگنی چاہیے. بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت. بیسکلی ہمیں سائیکولوجیکل ٹینشنز بھی چیلنجز بہت ہیں کہ پہلی ڈوز ہی نہیں لگوائی ہے لوگوں نے تو تھرڈ ویکسینیشن کی طرف کہاں جائیں گے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم اس بات کے لیے بالکل ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم پھر خدا نہ خواستہ کسی ایکسٹریم میئر پہ جائیں, نہ ہمارے شہر برداشت کر سکتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ سر کہ ہمارے پاس جو ٹراما اب ہم لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں نا سائیکولوجیکلی, کہ آپ گھروں میں بند رہے ہیں, آپ اپنے کاروبار بھی نہیں جا سکے ہیں, پلس جیسے آپ مختلف دیکھیں گے کہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, تو دس از ون آف دی چیلنج دیٹ ایک لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ گھروں میں بند ہیں, نفسیاتی طور پر ان کے بڑے مسائل ہیں. حالانکہ ہم نے ایک تھرو ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن ہم نے مختلف ڈاکٹر سے انگیج کیا US سے, باقی دنیا کے ممالک سے, جن کو ہم نے وہ نفسیاتی ان کے علاج کیے, لیکن سم ہاؤ اٹ از بگ چیلنج. لوگوں کو احتیاط اور ساتھ ویکسین. سر چیلنج بھی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن چیلنج کے ساتھ ساتھ کل نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ جی 10 دن بعد تو آئے گا ہی آئے گا. مطلب ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ بات کا اندازہ ہو چکا ہے, بٹ ڈسکلیمر آ چکا ہے کہ میں وارن کر دیا آئے گا. تو اب یہ بتائیں اس کو آپ کیسے اس چیز کو سمجھائیں گے عام عوام کو کہ یار آ تو رہا ہے, so what we should be doing, what should we be looking forward to? موسٹ سمپلسٹ تھنگ دنیا میں اس کا ایک ابھی آپ دیکھیں نا, جیسے ہم نے پہلے جس دن جب وائرس آیا تھا 2020 کے اندر, اس وقت بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی, اس کا پریکاشنز. ایک ہی چیلنج تھا, چائنا نے سکسیسفلی کیا کہ لاک ڈاؤن کر دیا. ہم یہ نہیں چاہتے, نہ ہمارا ملک یہ برداشت کر سکتا ہے, نہ ہم لوگ ہم ایز اے سوسائٹی برداشت کر سکتے ہیں. تو اس کا سر ایک ہی حل ہے نا, آپ وہی SOPs کو فالو کریں. بالکل میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ اومیکرون کے پیش نظر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں سختیاں کی جا رہی ہیں, بازار میں آپ نے جانا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بازاروں میں کہ کوئی ویکسین کارڈ آپ کا چیک نہیں کرتا, کہیں پہ کوئی ایسی چیکنگ نہیں ہے. اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ جہاں پر آپ جائیں اگر وہاں پر یہ پابندی ہے یا نوٹیفیکیشن میں کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کارڈ چیک ہونے ہیں, تو اس کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے خاص طور پر؟ ہماری ایز اے سوسائٹی ہمیں وہ نہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس پالیسیز ہوتی ہیں, لیکن the part which is missing from everybody's part, whether it is a government or it is a society, وہ ہے پیشن. وہ جو ہمیں اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو سوچنا چاہیے, وہ پیشن, وہ ہم سم ہاؤ اپنے ذاتی انا ایگو میں جا کے نا اس کو مس کر دیتے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اسی پوائنٹ کو میں جوڑوں گی کہ اگر ہم اب سندھ کی بات کرتے ہیں, اپنے صوبے کی بھی بات کرتے ہیں, کہ اگر یہاں پر اب ہمیں سختی کرنی ہے, یہاں پہ ہمیں پریکاشنری میجرز لینا ہے, اس کے لیے کتنی سختی ہو رہی ہے, یا پھر صرف ویسے ہی صرف کہہ دیا گیا ہے کہنے کی حد تک؟ نہیں کہ ہم سختی تو اس وقت کریں گے جب خدا نہ خواستہ ہم سمجھیں گے کہ ابھی تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جس طرح سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے پہلے, اب ہمارے اربن کلسٹرز ہوں یا ہمارے رورل کلسٹرز ہوں, لوگوں نے جس طرح سے کوآپریٹ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی رسپانسبلٹی خود فیل کریں. سرکار جو ہے نا وہ کسی صورت میں کسی ڈنڈے کا جو ہے آپ کوئی سختیاں نہیں کرنے جا رہے. نہیں, سختیاں ہم تو کرنے جائیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس بات کے لیے آپ ہم سب مل کے ایک ہی بات سبق پڑھائیں کہ جی آپ کو جب تک آپ SOPs کو فالو کرتے رہیں گے, خدا نہ خواستہ ہم کسی ایکسٹریم میئر پہ پہلی ڈوز تو لگوائیں, پہلی ڈوز تو لگوائیں, بوسٹرز تو لگوائیں, احتیاط تو کریں, ملنے کے لیے تھوڑا سا ریفرین کریں لوگوں سے, جانا اس پہ تھوڑا سا سختی کریں. بیسکلی سختی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے اوپر کریں تاکہ حکومت کو کرنا نہ پڑے. حکومت نہیں, حکومت کا کام اینڈ آف دا ڈے یہی آ گیا کہ آپ اسٹک پہ جائیں. رسپانسبل جو رسپانسبل نیشنز کا یہی رول ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے طور پر تھوڑا سا ایکٹ آپ کریں گے تب سرکاروں. اب سر اس میں جو آپ کے پاس آپ کی اگر انڈسٹریز بند ہو جائیں, آپ کا ٹریڈ بزنس سروس سیکٹر آپ کا بند ہو جائے, آپ کی ریسٹورینٹ یہ چھوٹے چھوٹے جس طرح کاروبار ہوتے ہیں یہ اگر بند ہو جاتے ہیں, سر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا کتنا بڑا جو ہے نا وہ ٹراما سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کا نقصان ultimately we all have to pay. اچھا سمر صاحب, میں نے فیصل صاحب سے بھی ایک سوال کیا تھا, اور میں سمجھتی ہوں آپ بھی ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے, کیونکہ اس وقت ہمیں اس کا سامنا ہے اور اس کا جواب ملنا بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے دوسری ڈوز لگوا لی ہے ان کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ تو نہیں ہے تیسری ڈوز لگوانے کے لیے, کوئی سختی تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں یا ان کو دوبارہ سے ڈبل ڈوز کروانی پڑے گی؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے بالکل بھی, ایک ڈوز پہ بھی. لیکن وہ جو ہمیں پہلے بتایا گیا تھا, اس کی گائیڈنس جو ہمیں پہلے بھی آئی تھی, وہ یہ آئی تھی کہ آفٹر 90 days اگر آپ کے پہلے 2 شاٹ لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ بوسٹر شاٹ, جیسے ہمارے پاس یہ ہمیں ایڈوائزز ملی ہیں کہ جی آپ اگر جو
चाइनीज़ वैक्सीन थी उसके भी आप एक डोज सिंगल डोज एज ए बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। बाकी जो हमारे पास फाइज़र या मॉडर्ना की जो वैक्सीन हैं उनके भी आप बूस्टर शॉट ले सकते हैं, एक शॉट भी ले सकते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर करना चाहता है तो दोनों शॉट भी ले सकता है, लेकिन दिस इज इस पर कोई पाबंदी नहीं है एट द मोमेंट। और 90 डेज़ के बाद जो आपके पहले 2 डोज लगे हैं, या फिर अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को कोविड हुआ तो उसके 1 मंथ के बाद वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन दिस इज़ हाउ आई मीन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हमने ये जो सवाए चाइनीज़ वैक्सीन के बाकी हमने कोई वैक्सीन ख़रीदी नहीं है, ये हमें दोस्त ममालिक की तरफ से गिफ्ट मिली है या कोवैक्स की तरफ से हमें मिली है। सो वी आर नॉट द चूजर्स, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, मैं समझ गई आपका इशारा। बहुत शुक्रिया कालिम सुमर साहब, आपने वक्त निकाला और आज कोविड की करंट सिचुएशन के हवाले से हम सबकी रहनुमाई की। इंशाल्लाह आपको आगे भी तकलीफ देते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं शाहजेब हम उस खबर की तरफ जिस पे मतलब कहीं ना कहीं हम पर्सनली भी डिस्कस करते रहते हैं। बिल्कुल, मोदी हुकूमत की हम बात करेंगे जहां पर एक बार फिर नफरत जीत चुकी है। और नफरत जीतने की वजह ये है कि वहां पर जो बीजेपी है और वहां के जो मुसलमान हैं उन्हीं पर वो जमीन तंग करती जा रही है, उनको तंग कर रही है, मुसलसल तंग कर रही है। यहाँ तक कि जो फनकार हैं उन्हें तो जो अमन है उसका सफीर समझा जाता है और उन्हीं फनकारों को तंग किया जा रहा है। इस हद तक तंग किया जा रहा है कि वहां पर एक मुसलमान जिनका नाम मुनव्वर फारूकी है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनको इतना ज्यादा तंग किया जा रहा है, उनके शोज बंद करा दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो समाजी वेबसाइट है ट्विटर भी, उस पर भी उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है। इतनी इंतहा पसंदी का शिकार हो चुके हैं कि अपने ही हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ आप ज्यादती पर आ गए हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको आप इस बात का निशाना बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो एक मुसलमान है और एक कॉमेडियन है, एक आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट होता है ना, वो किसी मुल्क का होता है ना वो किसी जगह का होता है, वो पूरी दुनिया का होता है, पूरी दुनिया में इसलिए उनको अम का सफीर कहा जाता है। अम का सफीर कहा जाता है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हर्ष नवाज साहब। हर्ष नवाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हर्ष साहब, ये क्या हो रहा है? फनकार तो अम के सफीर समझे जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत में जिस किस्म का जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पर उन मासूम लोगों पर जो कि अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, अपने कुछ जो है वो कमाने का जरिया बनाया उन्होंने किसी काम को, उन्हें इस तरीके से तंग किया जा रहा है। ये किस किस्म का भारत है और ये क्या चाहते हैं? अमन कैसे कायम होगा फिर दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान और भारत में? देखें, ये एक जो नरेंद्र मोदी और इसके साथ 4-5 का हिंदू इंतहा पर टोला है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है और नरेंद्र मोदी, ये आरएस की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। इनटॉलरेंस इनके अंदर है और ये भारत को एक अखंड भारत, हिंदुत्व की प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदू स्टेट रहे, ना यहाँ पर कोई माइनॉरिटी ना रहे। इवन आपने देखा ये दलित के साथ जो इनकी अपनी एक कास्ट है उनके साथ कितनी जुल्म और बर्बरियत करते हैं। और उसके बाद ये चाहे आपके सामने सिख कैसे खड़े हो गए हैं, फिर किसानों के साथ उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ, फिर CAA NRC एक एक्ट्स लेकर आए हैं जिसमें साफ पता चलता है कि वो तमाम मुसलमानों के सख्त खिलाफ हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस सोसाइटी में हो चुकी है कि इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए कहते हैं हिंदुस्तान है, जबकि इनका जो एक पहला इनका एक चेहरा था सेकुलरिज्म का, वो भी ख़त्म हो गया। जो जुल्म बर्बरी थी कश्मीर में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, फिर उसके बाद पैलेट गन से औरतों बच्चों बूढ़ों को ये ब्लाइंड कर देते हैं, फिर जी लिंचिंग जो की जाती है वहाँ पर, फिर उसके बाद अब ये देखें एक कॉमेडियन या आर्टिस्ट जो होते हैं, दे हैव नो बाउंड्रीज। ये तो अमन का पैगाम लेके जाते हैं, आपको हंसाते हैं, दुनिया को कराता है और उसको हर जगह पर उसको ब्लॉक कर देना, मना कर देना, शो कैंसिल कर देना। और मुझे हैरान है कि जो मॉडर्न सोसाइटी इंडिया की मॉडरेट, वो भी ज्यादा नहीं बोले, इसलिए दे आर ऑल स्केयर्ड ऑफ दिस टेररिज्म। ये इतना इस वक्त इंतहा को जी साहब, मेरा अगला सवाल यही था। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बात काटी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने यही कहा कि फनकार तो फनकार होते हैं, फनकार सबके होते हैं, तो ये क्या यूनाइटेड नेशंस में इसके हवाले से कोई कदम या आवाज नहीं उठाई गई? क्या मतलब हिंदू गवर्नमेंट जो है वो तमाम इतने इंतहा पसंदी का शिकार हो गए कि वो उनके लिए दायरा तंग कर रहे हैं, जमीन तंग कर रहे हैं, सिचुएशंस कहते हैं ना ऐसी क्रिएट की जाए कि इंसान खुद ही तंग आ जाए? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, असल बात यह है कि अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन को इंडिया की ज़रूरत है। दे आर यूजिंग इंडिया एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना, और चाइना के साथ जो ममालिक भी चाइना की सपोर्ट में है, जैसे पाकिस्तान है, उनको भी कंटेन करना चाहते हैं। उनके लिए ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते हैं। बट
ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जितनी बात करते हैं, आपके सामने जब अफगानिस्तान में तो वो ह्यूमन राइट्स की औरतों की बात करते हैं, कश्मीर में जो जुल्म बर्बरी तो उसकी जी। बात नहीं करते हैं, जी, इंडिया के अंदर जी, जो जी, जुल्म किया जा रहा है वो बात बिल्कुल। नहीं की जाती। दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। चाहे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वॉच हो, बड़ी बड़ी बातें की वाज़ेह गई, हो चुका यूएस है। ने बड़ी बातें की, लेकिन बात यह है कि जब आपके दूसरे इंटरेस्ट होते हैं, उनको चाइना के खिलाफ इंडिया चाहिए, साउथ चाइना सी में चाहिए, अभी आपके सामने हम देखें क्वाड ग्रुप बने जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं, हर जगह पर इंडिया को वो Yes, sir. सामने रखते हैं। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज न्यूक्लियर कंट्री, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। इसीलिए वो सी पैक के लिए इंडिया को अफगानिस्तान के थ्रू, आपने देखा बलूचिस्तान में क्या हो रहा था, सब हर वक्त डिस्टर्बेंस की जा रही थी, दहशतगर्दी की जा रही थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, और इंडिया उनका टूल है। इंडिया इज अ प्रॉक्सी। इंडिया के हेजमोनिक डिजाइन में पाकिस्तान इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। दीज आर द फैक्टर्स वाई इंडिया, अमेरिका, नेटो और उसके वजह सब खामोश बैठे हुए हैं। बट ये देखें, एक बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करें कि पाकिस्तान में अगर हम दहशतगर्द को फांसी की सजा देते हैं तो ह्यूमन राइट और नजर छोड़ में जाना शुरू कर देते हैं, और इधर इंडिया में जो जुल्म है कोई बात नहीं कर रहा। आई थिंक ये यूनाइटेड नेशन विल हैव टू रीविजिट देयर पॉलिसी, और उसमें ये इन चीज़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। Yeah. और हर साहब, इसके बाद तो भारत को डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करनी चाहिए, चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है, आप समझते हैं कि वहां पर पाकिस्तानियों और जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मनी का वोट हासिल करती है हाँ। बीजेपी? इसलिए करती है कि ये आरएस के जो गुंडे हैं, ये इलेक्शन डे पे उससे 2-3 दिन में दे वॉर्न के वी आर वाचिंग यू। जिसने ये बीजेपी को वोट ना दिया उसके लिए इंडिया में जगह नहीं रहेगी, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, बच्चियों को उठा के ले जाएंगे अंडर ड्यूरस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो उनसे जबरदस्ती होते हैं, और ये वजह है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं। अदरवाइज आपके सामने जिस तरीके से वहाँ पर वो बाबरी मस्जिद का किया गया, उसके बाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इन न्यू दिल्ली में जो किया गया, किसानों के खिलाफ किया गया, तो उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, दे हैव नो डाउट। और ये नरेंद्र मोदी, इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं तो इंडिया की फौज ऑन ट्रेड है, अनप्रोफेशनल है। हमने 27 फरवरी को आपने देखा किस तरीके से इनके 2 जहाज़ गिराए, और हैरानी की बात ये है कि जो जहाज़ गिरा उसके 4 मिसाइल इंटैक्ट, एक उसने मिसाइल फायर नहीं किया अभिनंदन ने, और उसको वीर चक्रा दे दिया जो कि 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने पागल, कितने ये हिंदुइज्म में पागल हो चुके हैं कि इनको कोई चीज़ नजर नहीं थी। दुनिया ने इस बात कर दी कि पाकिस्तान जहाज नहीं गिरा, लेकिन नहीं माने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो वाले सिनेरियो तो हम सब ने देखा और पूरी दुनिया उसकी विटनेस रही है, डेफिनेटली फॉर श्योर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ हारिस नवाज साहब, अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है, जब एक आबदोज भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी, तो ये जगहसाई का सामना उनको करना पड़ेगा बार बार। इस बात को भी नहीं मानते। देखें, आबदोज अगर समुद्र में डिटेक्ट हो जाए, दैट मीन इट इज अ श्योर किल, इट कांट गो। और डिस्पाइट द फैक्ट ये नहीं मानते। इससे पहले भी 27 फरवरी के बाद भी पकड़ी गई थी एक रिफाइनरी, दोनों दफा पे हमारी नेवी ने अपने रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के थ्रू पिक कर लिया, और पिक होने के बाद आबदोज कभी भी एस्केप नहीं कर सकती, दैट मीन इट इज गॉन। यहाँ तक है, लेकिन ये नहीं मानते, इसलिए मैं ना मानूँ कि रट लगाई हुई इन्होंने इतना सख्त। चाइना के खिलाफ मुझे बताइए कि कितना चाइना ने इनको गलवान वैली में मारा, डंडों से मारा, और ये फिर भी नहीं मानते। अब लोगों से छुपा कर, लेकिन बातें क्लियर हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की बैटल हार्डन फौज है, वी आर वेरी वेल ट्रेन, हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेकिन हारिस साहब ये बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, ये बाज क्यों नहीं आते? क्यों नहीं, मैं भी सोचती क्यों नहीं बाज आते भाई? इसलिए कि अपनी पब्लिक को ये गलत तासुर देना चाहते हैं कि हम इनकी क्यों फौज अनट्रेंड है, इनकी फौज के जवान के खिलाफ बोलते हैं। तो ये अपने लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने बहुत बड़ी हमारी सूरमा फौज है। कश्मीरियों में देखें कैसे औरतों का जुल्म करते हैं। अली गिलानी 92 ईयर्स के ओल्ड मैन की बॉडी तक उठा के ले गए, उनको तंग किया इन्होंने। इससे अंदाजा लगाएं ये कितनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। ये इंडिया आप देखेंगे सोवियत यूनियन का टूटेगा और नरेंद्र मोदी ही इसको तोड़ेगा इंशाल्लाह। ये अब सिख भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। 2030 में वो एक नई तहरीक लेकर हैं, रेफरेंडम उनका शुरू हो गया है। इधर कश्मीरी नौजवान इनकी फौज को मार रहे हैं। सो दे आर बीइंग ट्रैप्ड। आप देखेंगे इंशाल्लाह
کہ انڈیا کتنے حصے بکھروں میں تقسیم ہو جائے. اور آخر میں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، اس کا ذکر مایا بھی آلریڈی کر چکی ہیں، لیکن عالمی فورمز کو کیا کرنا چاہیے ان کے خلاف؟ اب دیکھیں عالمی فورم کو بڑی کلیئر بات ہے کہ کم از کم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہیں، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، US واچ ڈاگ نے رپورٹ بھی ان کے خلاف دی ہے. وہ کرنا ڈیفینیٹلی چاہیے. ان کو سینکشن لگانی چاہیے، ان کو بڑی سخت ان کے اوپر سینکشن لگنی چاہیے، ان کو FATF میں لے کے آنا چاہیے. ابھی نندم کی ایگزامپل ہے کہ یہ پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں، اور FATF میں پاکستان کو ڈالا ہوا ہے جس نے تمام پوائنٹس کلیئر کر لیے ہیں. انڈیا فائنینشیل ٹیررزم کر رہا ہے. 44 بینکس نے $1.34 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے. نوبڈی آسکڈ دیم. یہ یونائٹڈ نیشن بنائی اسی لیے گئی تھی کہ دنیا کے تفصیل جو جھگڑے ختم کیا جائے 1944 وار کے بعد، لیکن یہ نہیں، یہ سب بھول گئے ہیں. آئی تھنک ناؤ یونائٹڈ نیشن کو اپنی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ہائی جیک ہوئے ہیں 4-5 کنٹریز کے لیے امریکہ وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ وہ فنڈنگ دیتے ہیں، اب ان کو یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ری ہیش کریں اور فیئر پالیسی رکھیں، چاہے وہ کوئی بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک ہو. یونائٹڈ نیشن میں ایوری باڈی از الائک. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی کی ہماری، اور ڈیفینیٹلی آج بہت ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ بھائی شاہ زیب دراصل ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ چل کیا ہے. بالکل، یونائٹڈ نیشنز میں سب برابر ہیں، جیسے کہ حارث نواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کا ظلم چل رہا ہے بھارت میں، خاص طور پر ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے کسانوں کو بھی دیکھا وہ احتجاج کرتے رہے، وہ معاملہ بھی چلتا رہا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل، ایوری بڈی کین سی، دنیا تو دیکھ رہی ہے نا. مائی پوائنٹ ہے شاہ زیب، اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے نا. اگر جو ہے وہ فالز چیزیں اگر وہ لوگ بڑھائیں گے تو سچ چیزیں بھی تو چائنا نے پھر جواب دے دیا نا. تو یہ والی چیزیں بہت ضروری ہے لوگوں کو پتا ہونا کہ دراصل تصویر کے ہمیشہ 2 سے 3 رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کا، ایک وہ جو ہمارا، اور ایک وہ جو دراصل حقیقت ہے اور اس پر جو ہے وہ. لیکن اس بھارت کا ایک ہی رخ ہے جو سب کو معلوم ہے، اور وہ انتہائی افسوسناک ہے، جیسا کہ پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے. اس پر لازمی ایکشنز بھی ہونے چاہیے، جیسے کہ حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینکشنز بھی لگنے چاہیے. اور جس شخص کی ہم بات کر رہے تھے، جس اسٹینڈ اپ کامیڈین کی ہم بات کر رہے تھے، منور فاروقی، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، اور یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل اسی لیے آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے، وہاں پر کئی ایسے افراد ہوں گے جو اب تک منظر عام پر نہیں آئے، لیکن ان کے ساتھ بھی بے حد ظلم ہو چکا ہوگا. But I'm also sure کہ اس چیز کا ضرور فائدہ ہوا ہوگا منور کو، اور لوگ ان کے فیور میں ضرور آئے ہوں گے، ان کو سپورٹ سسٹم بڑا ہوگا، اور ان کے فالوورز بھی بڑے ہوں گے. اور فالوورز کی بات کرتے ہیں تو صبح سویرے پاکستان کے تمام فالوورز کو کہیں گے ہم چھوٹا سا وقفہ لیجئے گا، ہم ابھی گئے اور ابھی واپس آئے. یہ فالوئنگ اور محبتیں بڑھتی رہیں گی. اس وقفے کے بعد we'll be right back.